2017 में रोहिंग्या क्राइसिस में ये बात बड़ी शिद्दत के साथ नोट की गई कि इंडिया, जिसको बांग्लादेश अपना ऑल वेदर फ्रेंड समझता है, उसकी खामोशी माना खैज थी। और इससे भी ज़्यादा हैरत उस वक्त हुई जब मोदी साहब 2017 में, जब ये क्राइसिस पीक पे थे, उस वक्त 2 दिन के दौरे पे म्यांमार चले जाते हैं। ये दौरा तब हुआ है मोदी साहब का जब 11 लाख रोहिंग्या मुसलमान फसादात का शिकार थे और आर्जी पनाह के लिए बांग्लादेश की तरफ देख रहे थे। ये वो वक्त था जब बांग्लादेश एक तरफ आलमी सतह पर इन लोगों के हुकूक के लिए आवाज़ उठा रहा था, तो दूसरी तरफ इतनी बड़ी तादाद में आए हुए लोगों को सेटल करने में लगा हुआ था। ये वो वक्त था जब म्यांमार और बांग्लादेश का पड़ोसी होने के नाते उम्मीद की जा रही थी कि इंडिया इन क्राइसिस को हल करने में कोई कंस्ट्रक्टिव और लीड रोल प्ले करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आपको ये जानकर हैरत होगी कि ऐसा भी हुआ कि इंडोनेशिया के शहर बाली में 50 मुल्कों के पार्लियामेंटेरियन की एक कॉन्फ्रेंस हुई और उसकी जो डिक्लेरेशन आई, इंडिया ने उसको भी इंडोर्स नहीं किया था क्योंकि उसमें रोहिंग्या का जिक्र था। हत्ता कि उस डिक्लेरेशन को श्रीलंका और भूटान ने भी इंडोर्स किया था, जो कि म्यांमार की तरह बुद्धिस्ट कंट्रीज है, लेकिन इंडिया ने उस डिक्लेरेशन को इंडोर्स नहीं किया था। अच्छा, उसके बाद जब एड देने की बात आई, तो ये हम आपको शुरू की बातें बता रहे हैं जब ये क्राइसिस उठ रहे थे। जब एड देने की बात आई तो इंडिया ने ऑपरेशन इंसानियत लॉन्च किया था और उस ऑपरेशन के तहत इब्तिदा में सिर्फ 3000 राशन के बैग भेजे गए। हालांकि 11 लाख से ऊपर लोग इमदाद के मुंतज़िर थे। इसी असना में उस वक्त की भारतीय फॉरेन मिनिस्टर सुषमा स्वराज साहिबा जब बांग्लादेश जाती हैं, उस वक्त तक लाखों रोहिंग्या बांग्लादेश में मौजूद थे कैंप्स के अंदर, लेकिन सुषमा साहिबा ने रोहिंग्या कैंप्स का दौरा तक नहीं किया अपनी उस बांग्लादेश वाली विजिट में। ये बहुत ही अजीब था क्योंकि इंडिया का अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो ये बहुत मुनासिब रहा है जब भी ह्यूमैनिटेरियन एड की बात आती है। दुनिया में कोई भी आफत हो, इंडिया की जानिब से हमेशा डॉक्टर्स और वॉलंटियर्स और एड भेजी जाती रही है, चाहे वो 2015 का नेपाल का ज़लज़ला हो या 2008 का जो नरगिस साइक्लोन म्यांमार में आया था। इंडिया आगे आगे था एड में, लेकिन रोहिंग्या के मामले में ऐसा नहीं हुआ। ये बड़ी अजीब बात थी। उसके बाद जब ये मामला यूनाइटेड नेशंस में आया, तब भी इंडिया की जानिब से इस पर खामोशी रही, एक पुरस्कार किस्म की खामोशी। यूएन की जनरल असेंबली में साइड लाइन पर एक मीटिंग होती है, जो कि होस्ट तो यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड करता है, लेकिन डिप्लोमेटिकली तुर्की और बांग्लादेश ने भी बड़ा अहम रोल प्ले किया था इस मीटिंग को कंडक्ट कराने में, ताकि रोहिंग्या मुसलमानों का जो मसला है उसके लिए कोई हल निकल सके। उसमें बहुत सारे ममालिक ने शिरकत की थी, खुसूसन तुर्की, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, यूएस और ख़ुद बांग्लादेश भी इसमें शरीक था। म्यांमार का जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र था वो भी उस मीटिंग में मौजूद था। ये बांग्लादेश के लिए काफ़ी मुश्किल टास्क था, लेकिन बांग्लादेश को दाद देनी पड़ेगी कि वो जैसे तैसे करके इस अहम इशू को सॉल्व करने में अपना रोल प्ले करता रहा इस सारे अरसे के दौरान। और इस सारे अरसे के दौरान कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि बांग्लादेश इस इशू से पीछे हट रहा है, बल्कि फ्रंट फुट पर रहा रोहिंग्या मुसलमानों का इशू सॉल्व करने में और अपनी कैपेसिटी से आगे जाकर इन लाखों रिफ्यूजीज़ को लुक आफ्टर बांग्लादेश कर रहा था। अच्छा, अब एक तरफ जहां बांग्लादेश इतना कुछ कर रहा था, तो दूसरी जानिब इंडिया में क्या हो रहा था। इंडिया में 40,000 रोहिंग्या को डिपोर्ट करने के लिए कोर्ट का केस चल रहा था उन दिनों में। ये रिकॉर्ड की बातें हैं जो हम आपको बता रहे हैं, जिसमें इंडिया की जो होम मिनिस्ट्री है उनकी जानिब से दलाइल दिए गए कि हमारे पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं कि रोहिंग्या के पाकिस्तान के साथ लिंक हैं और ये लॉ एंड ऑर्डर का मसला क्रिएट कर सकते हैं। इस पे रोहिंग्या के वकील ने कहा था कि ये और कुछ नहीं, सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ फीलिंग्स उभारने की एक कोशिश है, वगैरह ऐसी हकीकतन कोई बात नहीं है। आप ज़रा सोचें अब कि अगर उस टाइम पे बांग्लादेश भी अपने हाथ उठा लेता रोहिंग्या से, तो ये कितना बड़ा इंसानी अलमिया पैदा हो सकता था। ये लाखों लोग उस वक्त कहाँ जाते जब उनको म्यांमार एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, जब उनको इंडिया एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। तो अगर बांग्लादेश जो उनका पड़ोसी था, अगर वो भी इसी तरह का रवैया रखता तो कितना बड़ा अलमिया पैदा हो सकता था। इस वजह से बांग्लादेश की जितनी तारीफ़ की जाए वो कम है कि रोहिंग्या के मामले में वो साबित कदम रहे। लेकिन अब एक ट्विस्ट आया हुआ है इस कहानी में। जब से बांग्लादेश और चीन के रिलेशंस मुस्तहकम और गहरे होना शुरू हुए हैं और बांग्लादेश को चाइना के जो ओबोर प्रोजेक्ट है, वन बेल्ट वन रोड, उसका बांग्लादेश को एक अहम मुल्क माना जा रहा है। ऐसे में इंडिया का मौक़िफ़ इस मामले में तब्दील होता हुआ दिख रहा है
और बांग्लादेश को इंडिया की जानिब से अब कई बार ये यकीन दहानी कराई गई है कि रोहिंग्या मामले में इंडिया बांग्लादेश की हेल्प करेगा। इसके अलावा मार्च में इसी साल इंडिया ने बांग्लादेश की तारीफ़ करते हुए कहा था कि बांग्लादेश का इंसानी हमदर्दी का जो जज्बा है वो काबिल तारीफ़ है, जिसके तहत उसने लाखों रोहिंग्या को न सिर्फ पनाह दी बल्कि हर तरह से उनकी मदद भी की। यही बात गुज़िश्ता हफ्ते इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी हर्षवर्धन साहब ने भी अपने बांग्लादेश के दौरे के दौरान की थी कि हम इस इशू को हल करने की कोशिश करेंगे। यहाँ ये भी बात नोट करने वाली है कि 2017 में इंडियन जूनियर इंटीरियर मिनिस्टर किरण रिजिजू साहब अपनी पार्लियामेंट में वो खड़े होते हैं और उन्होंने कहा कि हमने अथॉरिटीज़ को कह दिया है कि तमाम रोहिंग्या को डिपोर्ट किया जाए। ये हम आपको 2017 की बात बता रहे हैं। जूनियर इंटीरियर मिनिस्टर पार्लियामेंट में खड़े होकर उन्होंने ये बात कही कि हमने अथॉरिटीज़ को ये कह दिया है कि तमाम रोहिंग्या को डिपोर्ट किया जाए, बाकी गैर कानूनी इमिग्रेंट समेत। ये ऑन द रिकॉर्ड बात है। म्यांमार में तब हालात नहायत ही कशीदा थे, ऐसे में ये लोग भी बांग्लादेश की तरफ ही डिपोर्ट किए जाने का इशारा था किरण रिजिजू साहब की जानिब से। इसी स्टांस को देखें और अब जो रिसेंट जो स्टांस है इंडिया का उसको देखें कि हम ये इशू सॉल्व करेंगे। इसमें फ़र्क है और ये फ़र्क चीन की बढ़ते हुई जो असर है उसकी वजह से है खित्ते में या कोई और रीज़न है, ये हम आप पे छोड़ते हैं कि आप इसका क्या नतीजा अख्ज़ करते हैं। अब आते हैं इस सवाल की तरफ कि इंडिया किस तरह ये इशू हल करने में बांग्लादेश की हेल्प कर सकता है। क्या इंडिया में ये कैपेसिटी है कि वो ये मसला हल कर सके? देखें, कैपेसिटी तो बिल्कुल है। अगर कुछ चीज़ें हैं जो इंडिया अगर कर ले तो ये मसला हल करने की बड़ी हेल्प हो जाएगी बांग्लादेश के लिए। एक तो उसको बांग्लादेश की जो ह्यूमैनिटेरियन एड यानी जो इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर एड है रोहिंग्या मुसलमानों की, वो करनी पड़ेगी। दूसरा ये कि म्यांमार पर प्रेशर डालना पड़ेगा कि वो इन लोगों को वापस लें, यानी अपना असर उन पर, अपना इन्फ्लुएंस उन पर इस्तेमाल करना होगा और उनको ना सिर्फ ये कि वापस लें बल्कि वहाँ की शहरियत भी दें ताकि ये इशू दोबारा ना उठ सके। ऐसा ना हो कि ये लोग वापस चले जाएं और 2-3 साल के बाद फिर से यही इशू क्रिएट हो जाए। इसके लिए ज़रूरी है कि इनको भी शहरियत दी जाए, वहाँ की जो इनका रखाइन स्टेट है उसके लिए कोई पॉलिसी बनाई जाए म्यांमार की जानिब से। इसमें इंडिया अगर अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करता है तो ये बहुत हेल्पफुल होगा बांग्लादेश के लिए भी, क्योंकि मौजूदा हालात जो हैं वो रोहिंग्या के लिए बर्मा में अभी तक मुनासिब नहीं है। तीसरा, इंडिया ये कर सकता है कि रोहिंग्या लोगों के साथ ज़्यादती में जो भी मुलविस थे उनका एहतसाब किया जाए। इस पर भी इंडिया को चाहिए कि प्रेशर डाले म्यांमार के ऊपर। अगर इंडिया अपना असर इस्तेमाल करता है म्यांमार पर तो यकीनन बड़ी हेल्प होगी बांग्लादेश के लिए ये मसला सॉल्व करवाने में। लेकिन असल सवाल ये है कि क्या वाकई इंडिया इस मामले को हल करने में संजीदा होगा या 2017 की तरह सिर्फ ज़बानी जमा खर्च से ही काम लिया जाएगा।